12 मार्च हिंदी का 100% रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 12 मार्च हिंदी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 12 मार्च को हिंदी के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं और पूरे 80 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इस वीडियो के अंदर 12 मार्च हिंदी का पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं यहां पर पेपर में QR कोड है वो दिया गया है और नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी टोटल क्वेश्चन है वो आपके 19 हैं और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज और पेपर में टोटल पेज हैं आपके 11 और ये आपके पेपर में ये बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके जो नामांक है रोल नंबर है वो आपको फिल करने हैं और यहाँ पर क्वेश्चन बुकेट नंबर भी आपको दे रखा है S724508। ये आपके क्वेश्चन बुकेट नंबर है और ये हिंदी का आपके S02 और यहाँ पर माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है आपके और सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है जो आपके 12 मार्च को होने वाला है। और 12 मार्च से पहले अगर आपने इस वीडियो को आपने कंप्लीट देख लिया और ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 12 मार्च हिंदी के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं, पूरे 80 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। और पूरा पेपर विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। हिंदी का ये पेपर है आपके और समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए गए हैं। 3 घंटे 15 मिनट में हिंदी का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पूर्णांक दे रखा है 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। तो परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पर पहला निर्देश दिया गया है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक है रोल नंबर है वो जरूर लिखें और दूसरा निर्देश दिया है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं और तीसरा निर्देश दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें और 4 नंबर निर्देश दे रखा है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ में लिखें और 5वां निर्देश दिया गया है कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का जो क्रमांक है वो आपको अवश्य लिखना है। तो हिंदी का ये पूरा पेपर में आपको इस वीडियो के अंदर उत्तर सहित बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए के अंदर आपको प्रश्न संख्या 1 दिया गया है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है आपको कि ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं क्या कहलाते हैं। तो ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं तो ऐसे सर्वनाम को क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है पुरुषवाचक और बे ऑप्शन में दे रखा है संबंधवाचक और स ऑप्शन में दे रखा है प्रश्नवाचक और द ऑप्शन में दे रखा है निजवाचक। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर द यानी निजवाचक सर्वनाम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न दे रखा है आपको, सेकंड क्वेश्चन आपके दिया गया है कि विशेषण के भेदों की संख्या है। तो विशेषण के जो भेद हैं उनकी संख्या आपको बतानी है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 5, बे ऑप्शन में दे रखा है 4 और स ऑप्शन में दे रखा है 3 और द ऑप्शन में दे रखा है आपको 2। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए यानी विशेषण है उसके भेदों की जो संख्या है वो कितनी है 5 यानी विशेषण के 5 भेद होते हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है आपको कि क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है आपको 2 और बे ऑप्शन में दे रखा है 3 और स ऑप्शन में दे रखा है आपको 4 और द ऑप्शन में दे रखा है 5। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं 5 होते हैं। तो द ऑप्शन आपका सही होगा यानी इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर द होगा। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न दे रखा है आपको कि गर्मी शब्द है इसमें प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है। तो गर्मी आपको एक शब्द दिया गया है, इस शब्द में आपको प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके मी और बे ऑप्शन में दे रखा है बड़ी ई और स ऑप्शन में दे रखा है रमी और द ऑप्शन में दे रखा है आपको री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बे होगा यानी गर्मी शब्द
में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, इसमें बड़ी ए होगी, तो इसमें ब ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं कि एक आदर्श राजा का धर्म, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख सकते हैं कि एक आदर्श राजा का धर्म है कि प्रजा सताई न जाए। एक आदर्श राजा का धर्म क्या है कि प्रजा है वो सताई न जाए। यह उक्ति किसके द्वारा कही गई है, तो ए ऑप्शन में दे रखा है गोपियों के, ब ऑप्शन में उद्धव के, स ऑप्शन में सूरदास के और द ऑप्शन में श्री कृष्ण के। तो एक राजा का धर्म है कि प्रजा सताई न जाए, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, यह गोपियों के द्वारा कही गई है, तो इसमें ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दिया गया है कि प्रस्तुत, प्रश्न संख्या 6 आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत आत्मकथ्य रचना के लेखक कौन हैं, तो प्रस्तुत आत्मकथ्य रचना के जो लेखक हैं उनका नाम आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है जयशंकर प्रसाद और ब ऑप्शन में दे रखा है तुलसीदास और स ऑप्शन में दे रखा है सूरदास और द ऑप्शन में दे रखा है देव। तो प्रस्तुत आत्मकथ्य रचना के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद में 7वां प्रश्न दे रखा है आपको, प्रश्न संख्या 7 है कि सूरज की किरणों का रूपांतर है, तो जो सूरज है उसकी किरणों का रूपांतर कौन है, तो ए ऑप्शन में दे रखा है फसल, ब ऑप्शन में दे रखा है मिट्टी और स ऑप्शन में दे रखा है हवा और द ऑप्शन में दे रखा है पानी। तो यहां पर प्रश्न में आपको क्या पूछा गया है कि फसलों सूरज की किरणों का रूपांतर कौन है, फसल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी फसल। उसके बाद में 8वां प्रश्न दे रखा है आपको कि निम्न में से क्या संगतकार के स्वर की विशेषता नहीं है, तो यहां पर देखिए 8वां प्रश्न दिया गया आपको कि निम्न में से क्या संगतकार के स्वर की विशेषता नहीं है, तो ए ऑप्शन में है मधुर, ब ऑप्शन में है कमजोर और स ऑप्शन में है आत्मविश्वास और द ऑप्शन में दे रखा है आपको कंपनशील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर स होगा, यानी ऑप्शन नंबर स में आपको क्या दिया गया है, आत्मविश्वास दिया गया है। तो आत्मविश्वास इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है कि भगत ग्रस्त होते हुए भी वस्तुत थे, तो ए ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको पाखंडी और ब ऑप्शन में दे रखा है साधु, स ऑप्शन में दे रखा है साहेब और द ऑप्शन में दे रखा है धर्मगुरु। तो भगत ग्रस्त होते हुए भी क्या थे, साधु थे, तो इसमें ब ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था, तो लेखिका मन्नू भंडारी है उनका जन्म कहाँ हुआ था, ए ऑप्शन में दे रखा है इंदौर में, ब ऑप्शन दे रखा है भानपुरा गांव में, स ऑप्शन दे रखा है जबलपुर में और द ऑप्शन दे रखा है भोपाल में। तो लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था, भानपुरा गांव में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ब ऑप्शन होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है कि नौबत खाने में इबादत पाठ है उसके लेखक कौन है, तो नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक का नाम आपको लिखना है। तो ए ऑप्शन में है बिस्मिल्लाह खां, ब ऑप्शन में है यतीन्द्र मिश्र, स ऑप्शन में है स्वयं प्रकाश और द ऑप्शन में है मन्नू भंडारी। तो नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक का नाम क्या है, यतीन्द्र मिश्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर ब होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि मनुष्य द्वारा आत्म विनाश के साधनों का प्रयोग किया जाना है, तो ए ऑप्शन में है सभ्यता, ब ऑप्शन में है संस्कृति और उसके बाद में स ऑप्शन में दे रखा है आपको यहां पर वीरता और द ऑप्शन में दे रखा है आपको असभ्यता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर द होगा, यानी असभ्यता। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके कि शिव पूजन सहाय बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था, तो ए ऑप्शन में है कबड्डी, ब ऑप्शन में है क्रिकेट और स ऑप्शन में है आपके खो खो और द ऑप्शन में है आपके कुश्ती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर द होगा, यानी कुश्ती। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 आपको दिया गया है कि गैंगटॉक, प्रश्न संख्या 14 है कि गैंगटॉक गंतोक का क्या अर्थ है, तो ए ऑप्शन में है जलाशय और ब ऑप्शन में दे रखा है आपको चोटी और स ऑप्शन में दे रखा है आपको पहाड़ और द ऑप्शन में दे रखा है आपको मेटुला। तो यहां पर देखिए गैंगटॉक
जिससे गंतोक कहा जाता है, तो इसका अर्थ किससे है? पहाड़ से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर स यानी पहाड़ होगा। उसके बाद में 15वां प्रश्न दे रखा है आपके कि मैं क्यों लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के रचनाकार कौन है? तो मैं क्यों लिखता हूं ये चैप्टर आपने पढ़ा है, इस चैप्टर के जो रचनाकार है उनका नाम आपको लिखना है। तो ए ऑप्शन में है स्वयं प्रकाश, ब ऑप्शन में दे रखा है आपके यशपाल, और स ऑप्शन में दे रखा है यतीन्द्र मिश्र, और द ऑप्शन में दे रखा है आपके अयज्ञ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर द होगा, यानी मैं क्यों लिखता हूं इस पाठ के रचनाकार कौन है? अयज्ञ हैं। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में यहां पर सेकंड प्रश्न आपको दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है आपको कि सर्वनाम शब्दों में मुख्यतः कारक होते हैं। तो सर्वनाम शब्द हैं, इनमें मुख्यतः कितने कारक होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके 7। तो इसमें आपको 7 फिल करना है। ओके, उसके बाद में सेकंड दे रखा है आपको, दूसरा प्रश्न दिया गया है आपको कि मैं रिक्त स्थान दिया गया है। स्टार्टिंग में ही आपको रिक्त स्थान में आपको क्या दिया गया है कि रिक्त स्थान और उसमें में संक्रमक और आक्रमक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो कौन से वाच्य में संक्रमक और आक्रमक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है? तो उस वाच्य को क्या कहते हैं? कृत वाच्य कहते हैं। तो इसमें आपको कृत वाच्य लिखना है, और ये नाम है ये आपको सही से लिखना है। इसमें मात्रा वगैरह जो भी अशुद्धियां हैं वो आपको नहीं लिखनी है, शुद्ध वाक्य आपको लिखना है। क्योंकि अगर वाक्य में आपने कहीं पर भी मिस्टेक कर दी लिखने में, तो इसके नंबर है वो आपके कट हो सकते हैं। ओके, आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो ये नाम आपको अच्छे से लिखना है, कृतवाच्य। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है आपको कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कौन सा प्रत्यय कहते हैं? तो इसमें आपको क्या फिल करना है? तदित। इसमें क्या आएगा? आपके तदित प्रत्यय आएगा। ओके, यानी तदित है नाम है वो आपको सही से लिखना है, तदित। ये तदित प्रत्यय की परिभाषा है आपकी कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद में 4 नंबर दे रखा है आपके कि तत्पुरुष समास के उपभेद प्रमुखतः होते हैं। तो जो तत्पुरुष समास है उसके उपभेद है, उनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो इसमें आपको 6 फिल करना है। ओके, उसके बाद में तीसरा प्रश्न दिया गया है आपको, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी ये गद्यांश दे रखा है आपको, इसको पहले आराम से अच्छे से आपको पढ़ना है कि कुंभ का मुख्य प्रदर्शन साधुओं का गंगा स्नान है, और वे साधु अपने अपने पंथ का जुलूस बनाकर एक निश्चित क्रम में ब्रह्मकुंड में स्नान करने जाते हैं। इन जुलूसों को शाही या स्याही कहते हैं, और ये स्याहियां देखने लायक होती हैं। इनमें बाज होते हैं, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, पालकियां होती हैं, और चांदी के भाले, बल्लम या पंखे होते हैं। तो पहले इस गद्यांश को आपको पूरा अच्छे से आराम से पढ़ना है, और उसके बाद में इसमें जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो आपको देना है। यहां पर देखिए पहला प्रश्न आपको क्या पूछा गया है इस गद्यांश से कि कुंभ में मुख्यतः क्या दिखाई देता है? तो ये आपको इसका आंसर आपको गद्यांश में मिलेगा। दूसरा प्रश्न है कि साधु गंगा स्नान किस तरह करते हैं? जो साधु हैं वो गंगा स्नान किस तरह करते हैं? और तीसरा प्रश्न है कि स्याही किसे कहते हैं? और 4 नंबर प्रश्न है आपको दिया है कि स्याहियों में क्या देखने योग्य होता है? जो स्याहियां होती है उनमें क्या देखने योग्य होता है वो आपको लिखना है। 5वां प्रश्न दिया गया है आपको कि जगत गुरु शंकराचार्य का जुलूस कैसा था? तो जगत गुरु शंकराचार्य का जो जुलूस है वो कैसा था वो आपको लिखना है। और 6ठा प्रश्न दे रखा है आपको कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश है उसका आपको उचित शीर्षक बताना है। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न दिया गया है आपको कि निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपको पद्यांश दिया गया है कि फूल से बोली कली क्यों व्यस्त मुरझाने में, फायदा क्या गंध ओ मकरंद बिखराने में, तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, मनमोहक
मकरंद की पंखुड़ियां क्यों खोल दी, तू समय को बांटता है जिस घड़ी से है खिला। तो प्यारे बच्चों पहले इस पूरे पद्यांश को आपको पढ़ना है, उसके बाद में इसमें प्रश्न पूछा गया है आपको। पहला प्रश्न है आपके कि फूल क्या कर रहा है, तो फूल है वो क्या कर रहा है वो आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न दिया गया है आपको कि कली फूल से क्या कहती है, तो जो कली है वो फूल से क्या कहती है वो आपको लिखना है। और तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, तो तुमने अपनी जो उम्र है एज है वो वातावरण में क्यों घोल दी, इस कथन का आशय है वो आपको प्रकट करना है। और 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपको कि कवि के अनुसार आदर्श जीवन कैसा होता है, तो कवि के अनुसार आदर्श जीवन है वो कैसा होता है वो आपको लिखना है। 5वां प्रश्न दे रखा है आपको कि वह कभी पाता नहीं है जो कभी खोता नहीं। इस पंक्ति के आधार पर बताइए कि जीवन का सच्चा आनंद है वो किस बात में है, सच्चा आनंद है वो किस बात में है वो आपको लिखना है। और यहाँ पर 6ठा प्रश्न दे रखा है आपको कि इस पद्यांश के लिए आपको उपयुक्त जो शीर्षक है वो आपको लिखना है। उसके बाद में खंड ब दे रखा है आपको, और खंड ब के अंदर निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो लगभग 40 शब्दों में लिखने हैं। तो खंड ब के अंदर सभी प्रश्न आपके लघुतरात्मक हैं। तो इसमें 5वां प्रश्न आपको दिया गया है कि गोपियों के अनुसार राजा का जो धर्म है वो क्या होना चाहिए, तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए वो आपको लिखना है। और 6ठा प्रश्न दे रखा है कि तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। इस पंक्ति का जो आशय है वो आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में 7वां प्रश्न दे रखा है आपको कि कैप्टन मूर्ति पर चश्मा बार बार क्यों बदल देता था, जो कैप्टन है वो मूर्ति पर चश्मा है वो बार बार क्यों बदल देता था, बार बार क्यों चेंज कर देता था, क्या रीजन है वो आपको लिखना है। 8वां प्रश्न दे रखा है मन्नू भंडारी और उसके पिता के बीच क्या मतभेद थे, और उनके मतभेद के कोई 2 कारण आपको लिखने हैं। तो मन्नू भंडारी और उसके पिता के बीच जो मतभेद था उसके कोई 2 कारण हैं, 2 रीजन हैं वो आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, तो जो बच्चे हैं वो माता पिता के प्रति अपने प्रेम है उसको कैसे अभिव्यक्त करते हैं वो आपको लिखना है। और 10वां प्रश्न दे रखा है आपको कि ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरी एशिया के, इसके कहने का क्या आशय है, तो ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरी एशिया के, इसके कहने का जो आशय है जो अभिप्राय है वो आपको स्पष्ट करना है। और 11वां प्रश्न दे रखा है कि दाल में काला होना इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो इस मुहावरे का अर्थ आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है, सभी बच्चों को बताना है कि दाल में काला होना इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। और आप चाहें तो इसका वाक्य में प्रयोग है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद में खंड स दे रखा है आपके, और खंड स में सभी प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरीय दे रखे हैं। और इसमें प्रश्न संख्या 12 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपको पठित गद्यांश दिया गया है जो बुक से है आपके, कि एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया है वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। तो प्यारे बच्चों पहले इस पठित गद्यांश को आपको आराम से अच्छे से आपको पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि लेखक के अनुसार संस्कृत व्यक्ति कौन है, तो लेखक के अनुसार संस्कृत व्यक्ति कौन होता है वो आपको लिखना है। इसका आंसर आपको इस गद्यांश में मिलेगा। दूसरा प्रश्न है कि संस्कृत व्यक्ति ही संतान की संस्कृत व्यक्ति की संतान को कौन सा लाभ प्राप्त हो जाता है, सभ्य और संस्कृत व्यक्ति में क्या अंतर बताया गया है वो भी आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको गद्यांश का कि आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी सभ्य व्यक्तियों की श्रेणी में आएंगे या संस्कृत व्यक्तियों की श्रेणी में आएंगे वो आपको लिखना है। और 4 नंबर प्रश्न दे रखा है कि भौतिक विज्ञान के छात्रों को संस्कृत कब कहा जा सकता है, तो भौतिक विज्ञान के जो छात्र हैं जो विद्यार्थी हैं उनको संस्कृत कब कहा जा सकता है वो आपको लिखना है। और अथवा में भी आपको
एक पठित पद्यांश गद्यांश दिया गया है। अगर आप ये वाला करना चाहे तो ये कर सकते हैं। पहले इसको पढ़े कि यहाँ पर ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से कि सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मजले दर्जे में सफर करता देखे। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा अच्छे से आराम से आपको पढ़ना है। इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि लेखक ने नवाब साहब की असुविधा और संकोच के बारे में क्या अनुमान लगाया है, वो आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न दे रखा है कि लेखक की नवाबों के बारे में क्या धारणा है। और तीसरा प्रश्न है आपके कि लेखक की क्या आदत थी और क्यों, ये आपको लिखना है। 4 नंबर प्रश्न है आपके कि इस गद्यांश में लेखकों के स्वभाव की क्या विशेषताएं सामने आती हैं, वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है आपके कि निम्नलिखित पठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहले देखिए, ये जो पद्यांश आपको दिया गया है कि मिला कहां वह सुख जिसका मैं सौपन देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उत्साह लेती थी नीज सुहाग माया में। तो प्यारे बच्चों, पहले इस पठित पद्यांश को आपको आराम से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि कवि को कौन सा सुख नहीं मिल सका, तो कवि को कौन सा सुख नहीं मिल सका वो आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, इस कथन का क्या आशय है वो आपको स्पष्ट करना है। तीसरा प्रश्न है कवि ने स्वयं को थका पथिक क्यों कहा है और अथवा कविता में थका पथिक है वो कौन है। और 4 नंबर है थके पथिक की पंथा जिसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या आशय है वो आपको स्पष्ट करना है। और अथवा में भी आपको एक पठित पद्यांश दिया गया है। अगर आप इसको करना चाहें तो इसको कर सकते हैं कि बादल गरजो घेर घेर गौर गगन धराधर हो ललित ललित काले गुंगराले। और यहां पर आपको दे रखा है कि बाल कल्पना के से पाले। तो प्यारे बच्चों, पहले इस पठित पद्यांश को पढ़े आराम से ध्यानपूर्वक। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि कवि बादल से गुजरने का आग्रह क्यों कर रहा है। और दूसरा प्रश्न है कि कवि ने बादल को नवजीवन वाले क्यों कहा है। और तीसरा प्रश्न है कि बादल है वो किसका प्रतीक है और क्यों है, वो आपको लिखना है। 4 नंबर प्रश्न है कवि बादल से क्या करने को अनुरोध कर रहा है, यानी कवि बादल से क्या करने का अनुरोध कर रहा है वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके कि अपने खां साहब रियाजी और सवादी दोनों रहे हैं, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है कि उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। इस कथन में बाल गोपिन भगत के किस विश्वास के बारे में बताया गया है वो आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है कि अट नहीं रही है कविता ने चरित्र फागुन के सौंदर्य के विभिन्न चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। उसके बाद में अथवा में प्रश्न दे रखा है कि गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है कि मन्नू भंडारी के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के बारे में लिखना है, यानी इसका जीवन परिचय आपको देना है। और अथवा में प्रश्न है आपके कि सूरदास के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के बारे में लिखिए। तो दोनों में से एक का जीवन परिचय आपको देना है। और खंड द है आपके, खंड द में प्रश्न संख्या 17 है आपके कि फौजी छावनी पर लिखे लेख द गिव ओवर टुडे फॉर योर टुमारो पढ़कर लेखिका का मन है वो उदास क्यों हो गया। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है कि हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है, आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहां और किस तरह से हो रहा है वो आपको लिखना है। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में आपको निबंध है वो आपको बनाना है। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपको
यहां पर देखिए निबंध है, पहला निबंध दे रखा है आपको राष्ट्रीय सुरक्षा और विज्ञान, दूसरा है आपके बेरोजगारी समस्या और समाधान, और तीसरा है विद्यार्थी और अनुशासन, और 4 नंबर है होली। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 दे रखा है आपको कि आपके मोहल्ले में आए दिन चोरियां हो रही हैं और उनके रोकथाम के लिए थानाध्यक्ष को गश्त बढ़ाने हेतु आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है कि आपके पिताजी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर आपके मित्र सुनील ने आपकी बहुत सहायता की और आपको स्थिति का सामना करने का हौसला दिया, उसे धन्यवाद देते हुए आपको एक पत्र लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है कि आपके पिताजी अपना पुराना स्कूटर बेचना चाहते हैं, इसके लिए आपको विवरण देते हुए आपको एक विज्ञापन है वो तैयार करना है। और अथवा में प्रश्न है आपके विद्यालय में SUPW शिविर में निर्मित अनुपयोगी सामग्री बिक्री हेतु एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। तो हिंदी का ये पूरा पेपर जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है, पूरा पेपर आपको तैयार करना है। और पूरा पेपर है वो अगर आपने एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो 12 मार्च हिंदी के पेपर में पूरे 80 नंबर हैं वो आप फोड़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।